सर आज कंपनी लॉ है ना? आज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है, ये कंपनी लो है। मंडे सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। करें शुरू। हाँ सर। हाँ, तो फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। हमने एलएलपी स्टार्ट किया था अपना लास्ट क्लास में, जिसमें हमने पार्टनर्स इन एलएलपी तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने बात की थी कि पार्टनर्स बनने के लिए एलएलपी की क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, किस तरह से एक पार्टनर एलएलपी हमें आ सकता है, अगर किसी को एलएलपी में से निकालना है तो किस तरह से वो आ सकता है। हमने सारा ये बात की थी। अब आगे की बात करते हैं। भाई कोई भी अगर एलएलपी को रजिस्टर कराना चाहता है, एलएलपी को बनाना चाहता है, तो उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, वो हम बात करेंगे इसमें। तो बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? बॉडी कॉर्पोरेट वो होती है जिसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? बॉडी कॉर्पोरेट वो होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं। अब फीचर्स क्या है वो हम बात करेंगे। फीचर्स क्या है? वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट द फीचर्स। हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि फीचर्स होते क्या है इसके, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फीचर्स। बॉडी कॉर्पोरेट के फीचर्स क्या होते हैं? आप ये नोट करो, बॉडी कॉर्पोरेट के फीचर्स क्या होते हैं। एक बॉडी कॉर्पोरेट के फीचर्स जो होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। एक बॉडी कॉर्पोरेट जो होती है वो क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा, परपेचुअल ससेशन। परपेचुअल ससेशन। तीसरा, कैन होल्ड प्रॉपर्टी। कैन होल्ड प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम। अपने नाम से वो कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। और लास्ट, कैन बी शू एंड शूड एट इट इज ओन नेम। एट इट इज ओन नेम। कोई भी एलएलपी को उसके नाम से क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है, या एलएलपी के खिलाफ कोई भी केस फाइल कर सकता है। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट होती है। बॉडी कॉर्पोरेट इसको कहते हैं जिसके अंदर ये कुछ फीचर्स पाए जाते हैं। एलएलपी क्या है? एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। एलएलपी क्या है? एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, जो मेंबर से सेपरेट है। इट एंजॉय द स्टेटस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी ओनली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। क्योंकि एलएलपी जो है एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बनती है, तो इसी करके इसको क्या बोला जाता है? बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है। प्रीरिक्विजिट्स फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू एलएलपी, provision relating to the registered office of LLP and change therein, and provision related to approval, reservation of name and change therein are given below। अब क्या है, किसी भी आप LLP को बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास प्रोसीजर क्या होगा LLP को बनाने का? तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास होना चाहिए ऑब्टेन डीएससी। आप क्या लोगे? डीएससी लेके यहां पर चलोगे। समझ आ गया? यस सर। मीरा क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो पहला स्टेप है आप डीएससी लोगे। डीएससी का मीनिंग होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कोई भी किसी भी कंपनी में कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है, या किसी भी कंपनी में कोई कोई भी किसी भी पार्टनर उसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट होता है, उनको क्या करना पड़ता है? कंपनी को और एलएलपी को टाइम टू टाइम एमसीए की वेबसाइट पे जाके कई फॉर्म्स की फाइलिंग करनी पड़ती है, कई डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं। उन सभी चीज़ों की डिजिटली सिग्नेचर के लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना होता है। हर एक पार्टनर को, हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग डीएससी। अब बात करते हैं डीएससी की।
obtaining DSC, for obtaining DIN for the partner or designated partner of the LLP, मतलब डील लेने के लिए या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए LLP के आपके पास क्या होना चाहिए, द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए। देयरफॉर द प्रपोज पार्टनर मस्ट ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। DSC हैव अ वैलिडिटी ऑफ 1 to 2 years। जो ये DSC होता है इनकी वैलिडिटी क्या होती है, 1 से 2 साल की होती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको दोबारा से अपने DSC को रिन्यू करवा सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप आपका होता है ऑब्टेन DSC, क्योंकि सबसे पहले DSC, क्योंकि डॉक्यूमेंट बाद में आपको साइन करने के लिए DSC की जरूरत पड़ती है, तो पहला आपके पास होना चाहिए DSC। जैसे ही आपके पास DSC आ जाएगा उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है किस चीज के, LLP के, वो DPIN, जैसे एक कंपनी का डिन, जैसे कंपनी के डायरेक्टर का डिन नंबर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऐसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है LLP में। दूसरा स्टेप होता है अप्लाई फॉर द DPIN फॉर द डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो उसके बाद आप अप्लाई करोगे DPIN के लिए, अप्लाई फॉर द DPIN फॉर द डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो दूसरा स्टेप होता है, जैसे ही आपको DSC मिल जाएगा, DSC के बाद आप अप्लाई करोगे किसमें, फॉर द DPIN। आफ्टर ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर फॉर द पार्टनर, एप्लीकेशन फॉर द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कैन बी मेड। DIN registration usually happen immediately. DIN और DPIN are synonyms or can be used interchangeably। या तो आप DIN कह सकते हो या DPIN कह सकते हो, दोनों एक ही चीज होती है, आप इनको interchangeably यूज कर सकते हो। Further, once DIN is obtained, there is no renewal required and each person have only one DIN। एक बार जब आपको DIN मिल जाता है तो वो लाइफ टाइम के लिए मिलता है आपको, वो आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है, आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले 2 पॉइंट समझ आ गए, पहले 2 पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब तीसरा पॉइंट, ऑब्टेन द नेम अप्रूवल। अब क्या होगा, जैसे ही आपने DSC ले लिया, यहाँ पे क्या क्या होता है, जैसे ही आपने DSC ले लिया, DSC के बाद आप क्या करोगे, DSC के बाद आप अप्लाई करोगे DIN के लिए। फिर जैसे ही आपके पास DIN आ गया, DIN के बाद फिर आप अप्लाई करोगे किसके लिए, डिजिटल सिग्नेचर, उसके बाद नेम के लिए, नेम के लिए अप्लाई करोगे फिर आप। अब नेम के लिए कैसे अप्लाई होगा बात करते हैं। Once DIN is available, application for reservation of name can be made to the MC। भाई फिर आप LLP क्या नाम क्या रखना है वो सोचोगे कि किस नाम से मुझे LLP बनवानी है। तो फिर आप मान लो आपने नाम कोई सुजेस्ट कर लिया अपने लिए, फिर उस नाम के लिए फिर आप रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन लगाओगे MCA को एप्लीकेशन लगेगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड द LLP नेमिंग गाइडलाइंस एंड सुजेस्ट एप्रोप्रिएट नेम फॉर द LLP इन द एप्लीकेशन। भाई आप जिस तरह से कंपनी के लिए नेम की गाइडलाइंस होती है, ऐसे ही LLP के लिए भी नेम की गाइडलाइंस होती है कि आप ऐसा नाम कोई यूज नहीं करोगे कि जो दूसरी LLP के साथ जो ऑलरेडी रजिस्टर है उसके नाम के साथ क्या है, मैच हो रहा है या रिजेंबल कर रहा है, या कोई ऐसा नाम है जो ऑफेंसिव नेचर का है। कुछ ऐसे नाम आप यूज नहीं करोगे और प्रॉपरली सारी की सारी जो नाम को लेकर गाइडलाइंस हैं उनको सब फॉलो करोगे। देयर आर 2 वे फॉर रिजर्विंग द नेम फॉर द प्रपोज LLP को रिजर्व करने के 2 वे होते हैं। अब 2 वे किस तरह से होते हैं बात करते हैं, 2 वे किस तरह से होते हैं बात करते हैं। पहले क्या होगा, फाइल एन एप्लीकेशन अंडर रन LLP फॉर सर्टेनिंग अवेलेबिलिटी एंड रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ एन LLP। मतलब यहाँ एक तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कंपनी की 2 चीजें होती है, कंपनी को अगर आपको नाम अप्लाई करना है, मैंने आपको बताया था कि 2 जगह आप नाम अप्लाई कर सकते हो। पहला रन में, रन सर्विस, दूसरा स्पाइस प्लस। कंपनी के लिए ये होता है। रन में क्या होता है, अगर एग्जिस्टिंग कंपनी को अपना नाम चेंज करना है तो वो कहां अप्लाई करेंगे, रन सर्विस के अंदर। रिजर्व यूनिक नेम कहां करेंगे, रिजर्व यूनिक
नेम, रिजर्व यूनिक नेम। और स्पाइस प्लस के अंदर अगर कोई नई कंपनी, नई कंपनी बन रही है तो नई कंपनी को बनाने से पहले उसका नाम रिजर्वेशन कहाँ पे होगा, स्पाइस प्लस पार्ट ए फॉर्म के अंदर रिजर्वेशन कहाँ होगा, स्पाइस प्लस पार्ट ए के अंदर। ऐसे ही एलएलपी के केस में होता है, ऐसे ही किस में होता है, एलएलपी के केस में होता है। एलएलपी के लिए या तो फिर आप कहाँ जा सकते हो, रन में जा सकते हो, रन एलएलपी सर्विस में जा सकते हो, या फिर आप कहाँ जा सकते हो, फिलिप, उसको कहते हैं फिलिप फॉर्म, उसको क्या कहते हैं, फिलिप फॉर्म कहते हैं। या तो आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई आप कर सकते हो फाइल एन एप्लीकेशन अंडर रन एलएलपी फॉर सर्टेनिंग अवेलेबिलिटी एंड रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। या तो अप्लाई कर सकते हो आप कहाँ पे, रन एलएलपी, रन एलएलपी, रिजर्व यूनिक नेम ऑफ एलएलपी। या फिर आप नेम कैन बी प्रोसेस इन ई फॉर्म FILLLP, एन एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। जो ये ई फॉर्म होता है, जैसे कंपनी का क्या होता है, कंपनी का जैसे नेम होता है क्या, जैसे कंपनी का नेम होता है FILL वो स्पाइस प्लस, ऐसे ही किसका नाम होता है, ऐसे ही नेम होता है, फॉर्म का नेम होता है एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, उसका नेम होता है FILLIP। तो इसमें भी आप नाम के लिए जब कोई नई एलएलपी अगर बन रही है तो वो क्या करेगी, इसके अंदर क्या करेगी, अप्लाई करेगी। और एप्लीकेशन फॉर द नेम चेंज shall be accompanied by resolution of LLP attested by the copy of consent from the partner and NOC where applicable। अगर कोई एग्जिस्टिंग, ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग एलएलपी है जो अपना नाम चेंज करना चाहती है, तो नाम चेंज करते टाइम वो क्या करेगी, साथ में रेजोल्यूशन पास करेगी, रेजोल्यूशन पास करेगी और एटलीस्ट अटेस्टेड कॉपी ऑफ द कंसेंट फ्रॉम द पार्टनर्स, और उसी के साथ कॉपी, अटेस्टेड कॉपी भी लगाएगी पार्टनर से कि भाई हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एनओसी लेके चलेगी कि जो ये एलएलपी अपना नाम चेंज कर रही है, हमें नाम चेंज को लेके कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। समझ आ गया नाम चेंज का, क्लियर है, एनी डाउट? अच्छा आगे बढ़े, ओके अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट में हाँ, इफ द नेम, अगर आरओसी आपका नाम अप्रूव कर देता है, इफ द नेम इज अप्रूव द आरओसी विल इशू फ्रेश सर्टिफिकेट एंड न्यू नेम विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ मेंशन इन द सर्टिफिकेट। क्या होगा कि जब आरओसी आपका नाम अप्रूव कर देगा तो आरओसी आपको एक नया सर्टिफिकेट देगा नाम का, और जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो डेट सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होगी, उसी दिन से आपका नया नाम इफेक्टिव हो जाएगा। After the name approval is obtained, Form LLP 5 shall be filed for giving notice of change of name along with the Form 3 altered copy of LLP agreement containing the new name। और जिस दिन आपका मतलब जो आपका नया नाम, जिस दिन आपको नया सर्टिफिकेट मिला है नेम चेंज का, ठीक है ना, अप्रूवल मिलने के बाद आप एक फॉर्म होता है LLP 5 होता है, उसको आपको फाइल करना पड़ता है आरओसी में, और साथ में आप क्या फाइल करोगे, फॉर्म 3 होता है अल्टर्ड एग्रीमेंट। इसके अंदर आप जो एग्रीमेंट में चेंज करते हो, चेंज करने के बाद उस एग्रीमेंट को कौन से फॉर्म में फाइल करते हो, फॉर्म 3 के अंदर फाइल करते हो। क्लियर आ गया? फॉर्म LLP 5 के अंदर आप क्या फाइल करोगे, जो अप्रूवल आपको मिल जाती है तो उसके बाद आफ्टर नेम अप्रूवल LLP 5 फॉर्म फाइल होता है, और उसके साथ क्या फाइल होता है, फॉर्म 3, जिसमें आप एग्रीमेंट में जो आपने नए नाम का चेंज किया है उसको फाइल करोगे। एज पर सेक्शन 15 और एज पर सेक्शन 15 ऑफ द LLP एक्ट, no LLP shall be registered by a name which is in opinion of the central government is undesirable, identical, closely resemble to that of any other partnership firm। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप कोई भी ऐसा जो नाम सेक्शन 15 है LLP का, वो ये कहता है भाई आप कोई भी ऐसे नेम को यूज नहीं करोगे जो कि क्या है,
सेंटर गवर्नमेंट के ओपिनियन में अनडिजायरेबल है, आइडेंटिकल है, क्लोजली रिजेंबल है, और दूसरे पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी से या बॉडी कॉर्पोरेट से या ट्रेडमार्क से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, अब बात कर लेते हैं सेक्शन 16 की। सेक्शन 16 क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं। ये रहा सेक्शन 16। सेक्शन 16 ऑफ द एलएलपी एक्ट स्टेट दैट एन एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर द प्रपोज एलएलपी, ये न्यू एलएलपी की बात कर रहा है, प्रपोज एलएलपी। भाई रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ द प्रपोज एलएलपी, द रजिस्ट्रार अपॉन satisfaction of all other condition reserve such name for a period of 3 months from the date of intimation by the registrar। नए जो भी आपने नई एलएलपी बनानी है, नई एलएलपी के लिए आपने फॉर्म FILLIP के अंदर एप्लीकेशन लगाई रिजर्वेशन ऑफ नेम की, आपका नाम रिजर्व कर दिया गया। वो नाम आपके पास कितने दिन तक रिजर्व रहेगा? 3 महीने तक रिजर्व रहेगा। जिस दिन आरओसी आपको बता देगा कि भाई आपका नाम रिजर्व हो चुका है, तो 3 महीने तक आपका नाम रिजर्व रहेगा। समझ आ गई? आपको वो नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने नाम से, और तब जाके वो आपके नाम पे वो रजिस्टर होगा। अदरवाइज 3 महीने तक आपके नाम पे वो रिजर्व रहेगा। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते तो वो नाम एक्सपायर हो जाएगा। क्लियर है? वेयर एन एल जहां पर वेयर एन एलएलपी इज रजिस्टर्ड विद अ नेम दैट इज आइडेंटिकल और क्लोजली रिजेंबल द नेम ऑफ एनी अदर एलएलपी और कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ एनी प्रोप्राइटर under the Trademark Act 1999. Then upon application by such LLP, a company, a proprietor of trademark, the central government may give direction to such LLP to change its name within a period of 3 months from the date of such direction. मान लो आपने कोई LLP बनाई, उसका नाम जो था किसी दूसरी LLP से, किसी दूसरी कंपनी से, किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट से या तो बिल्कुल ही सेम था या क्लोजली उसके मिलता जुलता था, तो वो जो दूसरी एलएलपी है, कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, वो सेंटर गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, एप्लीकेशन लगा सकती है कि सर हमारा जो ये नाम है ये गलत यूज कर रही है, इसको चेंज कराओ। तो सेंटर गवर्नमेंट क्या करेगा, उस एलएलपी को नेम चेंज करने के लिए डायरेक्शन दे सकता है, और जब उसको डायरेक्शन दी जाएगी, डायरेक्शन देने के 3 महीने के अंदर अंदर उस एलएलपी को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? एनी डाउट इन इट? कोई डाउट? क्लियर है सर। ओके, स्वेच्छा कोई डाउट? अब बात कर लेते हैं आगे। वेयर एन एलएलपी, जहां पर कोई एलएलपी है, कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेक चेंज इन इट्स नेम, इट शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days ऑफ सच change of name give a notice of intimation to the ROC who shall make necessary changes in the certificate of information. The change of the name shall be made in the LLP agreement within 30 days for obtaining new certificate of the incorporation. जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एलएलपी को डायरेक्शन दी थी कि भाई आप अपना नाम चेंज करो, उसके बाद अगर 15 दिन फिर क्या होगा, जहां पर एलएलपी ने उस डायरेक्शन को कंप्लाई किया और अपना नाम चेंज कर लिया, नाम चेंज करते ही एलएलपी क्या करेगी, 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बताएगी कि हमने अपना नाम चेंज कर लिया है, और आरओसी फिर क्या करेगा, रजिस्ट्रार क्या करेगा, चेंज करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, उसके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर उसका नाम चेंज करेगा, और उसको फिर क्या होगा, जैसे ही चेंज होगा, द चेंज ऑफ नेम शैल बी मेड इन द एलएलपी एग्रीमेंट, और जैसे ही उसको नया न्यू नेम का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा एलएलपी को, तो 30 दिन के अंदर अंदर वो अपने एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर भी चेंज करेंगे। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ सर। हाँ, और उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है कि भाई वेयर द एलएलपी फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन, जहां पे एलएलपी जो है फेल हो जाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती, where the LLP fail to comply with the direction, then central government shall allot a new name to the LLP. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एलएलपी को नया नाम अलॉट कर देगी, एंड रजिस्ट्रार शैल इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द एलएलपी कंटेनिंग द न्यू नेम, और
एलएलपी फिर अपने आप ही उसको क्या कर देगा, नाम चेंज कर देगी और रजिस्ट्रार क्या करेगी, उस एलएलपी को नया नाम अलॉट कर देगी। यहां तक क्लियर? पहला स्टेप Yes, क्या sir. होता है? पहला स्टेप क्या होता है फॉर्मेशन का, एलएलपी के फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एलएलपी के फॉर्मेशन का वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, बताओगे? Sir, reservation of name. ऑब्टेन करेंगे Obtain DSC. डीएससी। Digital उसके बाद Yes, sir. एप्लीकेशन किस चीज के लिए लगाएंगे? ऑब्टेन करेंगे D pin के लिए sir. डी पिन के लिए। थर्ड क्या करेंगे? नेम रिजर्वेशन। Designated partner sir. नेम रिजर्वेशन। 3 स्टेप हो गए नेम रिजर्वेशन। अब चौथा स्टेप हमारा आता है, अब नेम रिजर्वेशन में 2 तरह से एप्लीकेशन लगती है, एक लगती है रन एलएलपी में और एक लगती है ई फॉर्म FILLP। क्लियर है? FILLP। अब ये फॉर्म आते हैं यहाँ पे। रन में क्या होता है कि अगर एग्जिस्टिंग एलएलपी अपना नाम चेंज कर रही है, एग्जिस्टिंग एलएलपी अपना नाम चेंज कर रही है, तो वो कहाँ चेंज करेगी? रन एलएलपी में। परपोज का मतलब न्यू एलएलपी जो अभी रजिस्टर होने वाली है, वो अपना नाम चेंज कहाँ करेगी? वो अपना नाम कहाँ अप्लाई करेगी, रिजर्व करेगी? FILLP। अब फोर्थ स्टेप हमारे पास होता है फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे ही आपको नया नाम मिल जाएगा, नया नाम मिलते ही फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप अप्लाई करोगे। ई फॉर्म FILLIP ये वेब बेस्ड फॉर्म होता है। शैल बी फाइल विद द रजिस्ट्रार हैविंग द जुरिडिक्शन ओवर द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। भाई जहां पर आपका, जिस स्टेट के अंदर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है, जहां पर आप अपनी एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस रखने वाले हो, वहां का जो आरओसी है, उस आरओसी के पास आप क्या करोगे? एप्लीकेशन फाइल करोगे। वेयर अ डेजिग्नेटेड पार्टनर हैज एलएलपी ऑलरेडी डीन या डी पिन नी नोट टू बी ऑब्टेन एंड द डिन कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ डी पिन। मान लो यहाँ पर क्या है, किसी मतलब इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, डिन को डी पिन को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है कि अगर आपके पास डिन है तो आपको डी पिन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहना है यहाँ पे कि भाई जहां पर आपका स्टेट है, जिस स्टेट के अंदर, जिस सिटी के अंदर आप रजिस्टर्ड ऑफिस रखना चाहते हो आप अपनी एलएलपी का, वहां के रजिस्ट्रार के पास आप एप्लीकेशन फाइल करोगे। और अगर आपके किसी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास डिन है तो आपको डी पिन लेने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई? हाँ सर। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एप्लीकेशन के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं वो बात करते हैं। फॉलोइंग आर द डॉक्यूमेंट आर टू बी अटैच विद ई फॉर्म FILLIP। पहला आता है हमारे पास कंसेंट ऑफ पार्टनर। कंसेंट ऑफ पार्टनर, भाई आप कंसेंट लेके चलोगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है, जो पार्टनर है एलएलपी के, वो क्या करेंगे? कंसेंट देके यहाँ पर चलेंगे। और उसके बाद क्या है, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कोई कंपनी जो है पार्टनर है एलएलपी का, तो फिर वो क्या करेगी? अपना बोर्ड रेजोल्यूशन देके चलेगी। तो पहला आपके एप्लीकेशन के साथ अटैच क्या होगा? कंसेंट अटैच होगी। दूसरा सब्सक्राइबर शीट। दूसरा क्या अटैच होगा? सब्सक्राइबर शीट। सब्सक्राइबर शीट अटैच होगी। सब्सक्राइबर शीट कौन सी होती है? जिसमें ये डिटेल होती है कि कितने, कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर है, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका फादर नेम, कितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, वो सारा उस सब्सक्राइबर शीट के अंदर आएगा। उसके बाद आएगा डिटेल ऑफ एलएलपी, कंपनी इन विच द पार्टनर इज अ पार्टनर डायरेक्टर रिस्पेक्टिवली। भाई हम उन दूसरी एलएलपी की या दूसरी कंपनी की हम डिटेल बता के चलेंगे कि जिसमें कंपनी का जो कोई पार्टनर है वो ऑलरेडी कोई पार्टनर या डायरेक्टर है दूसरी कंपनी के अंदर, है ना? समझ आ गई? मान लो आप कोई एलएलपी बना रहे हो, मीरा कोई एलएलपी बना रही है, तो मीरा अपनी जब एलएलपी की एप्लीकेशन लगाएगी तो उसमें ये भी बता के चलेगी कि मैं दूसरी कौन सी कंपनी है या दूसरी कौन सी एलएलपी है जिसमें मैं पार्टनर हूँ, वो भी बता के चलेगी। उसके बाद क्या है? आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ इंडिविजुअल। भाई आपकी जो पार्टनर है, पार्टनर की क्या आइडेंटिटी,
पार्टनर की आइडेंटिटी, पार्टनर का एड्रेस प्रूफ जो भी है वो लग के यहाँ पर चलेगा। और पांचवा पॉइंट क्या है, प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस होगा, प्रूफ होगा, उसमें आप क्या देके चलोगे, कोई भी रेंटल एग्रीमेंट, कोई भी लीज एग्रीमेंट, कोई भी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, तो वो सारा भी आप अटैच करके यहाँ पर चलोगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी एप्लीकेशन के साथ चलेंगे। कौन कौन से, कंसेंट्स, सब्सक्राइबर शीट, डिटेल्स ऑफ एलएलपी कंपनी जिसमें आप ऑलरेडी क्या हो, पार्टनर या डायरेक्टर हो, आपका आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ, आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, और लिस्ट ऑफ मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एलएलपी। भाई आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, एलएलपी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है वो भी बताया जाएगा। और एनओसी फ्रॉम द ट्रेडमार्क, अगर आप कोई ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो किसी दूसरी कंपनी का, किसी दूसरी एलएलपी का, अगर आप कोई ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो, तो ट्रेडमार्क आपने अगर किसी कंपनी का यूज किया है तो उस कंपनी के ओनर का आप एनओसी भी लेके यहाँ पर चलोगे। समझ आ गई? ये डॉक्यूमेंट आपके एप्लीकेशन के साथ लगेंगे। क्लियर है? नीरा, स्वेच्छा, एनी डाउट? कोई डाउट है तो बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। अब आगे आते हैं। हाँ जी। Upon examination of e-form FILLRIP, if the registrar find it necessary to call for some information or find it incomplete and defective, he shall give an intimation to the applicant to furnish such information or complete the details or remove such defect as the case may be and resubmit within 15 days of such intimation. मैं ये कहना चाह रहा है, जो आप फॉर्म फाइल करोगे, एलएलपी फॉर्म फाइल करोगे, उसको रजिस्ट्रार फिर क्या करेगा, अटैचमेंट के साथ चेक करेगा। अगर उसे ये लगता है कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए, तो वो आपसे क्या करेगा, इंटीमेट करेगा आपको कि भाई जो भी ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है और जो भी डिटेल फर्दर वो मांग रहा है, जो भी डिफेक्ट है, 15 दिन के अंदर अंदर मुझे दोबारा आप प्रोवाइड करके आप पर चलोगे। समझ आ गई? और उसके बाद क्या है, जब सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन और उसी क्या कर देगा, अप्रूव कर देगा। और आपके रजिस्ट्रेशन के साथ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ आपको एलएलपी का पैन नंबर, एलएलपी का टैम नंबर भी अलॉट किया जाके यहाँ पर चलेगा। क्लियर है? रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस का पता चल गया। चौथा पॉइंट क्या था हमारे पास? चौथा पॉइंट था कि भाई किस तरह से हमें क्या करना होता है, किस तरह से हमें एलएलपी के लिए अप्लाई करना होता है। एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है। एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन की 4 प्रोसीजर थी। सबसे पहले ऑब्टेन करना डीएससी, फिर उसके पास डीपीआईएन, फिर उसके बाद नेम रिजर्वेशन के पास एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। क्लियर है? अब आगे आते हैं हमारे पास। यहां तक कोई डाउट किसी का? स्वेच्छा, मीरा, कोई डाउट यहां तक? किसी तरह का कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर। ओके, स्वेच्छा समझ आ रही है? क्लियर है सर। ओके, अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। भाई अगर कोई एलएलपी अपना नाम चेंज करना चाहती है, हाँ, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी? द प्रोसीजर फॉर नेम चेंज इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19 ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। भाई जो नेम चेंज है, प्रोसीजर जो हम नेम चेंज की बात कर रहे हैं, एलएलपी के नेम चेंज के लिए कौन से सेक्शन फॉलो करना पड़ता है? सेक्शन 19 ऑफ एलएलपी एक्ट। एलएलपी के नेम चेंज के लिए सेक्शन 19 ऑफ एलएलपी एक्ट को फॉलो करना पड़ता है। Limited liability partnership that is registered in India may under certain circumstances need to change its name. Reason can be business related या on account of some direction from the central government. भाई रीजन क्या होते हैं नेम चेंज करने के? या तो जो एलएलपी के ओनर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, बिजनेस को लेके अपना नाम चेंज कर सकते हैं, या उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दी हो,
डायरेक्शन दी हो कि भाई आप अपना नाम चेंज करो, तो भी आप क्या करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन कब देता है नाम चेंज करने की, अगर आपका नाम जो है अनडिजायरेबल है या आपका नाम जो है किसी ऑलरेडी जो एलएलपी रजिस्टर्ड है उस नाम से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या कहेगी, वो तब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि भाई अपना नाम चेंज करके यहाँ पर चलो। तो प्रोसीजर क्या होता है नेम चेंज करने का, प्रोसीजर फॉर नेम चेंज, प्रोसीजर फॉर नेम चेंज। अब नेम चेंज करने का प्रोसीजर क्या है, नेम चेंज करने का प्रोसीजर सेक्शन 19 के अंदर बता रखा है, सेक्शन 19 ऑफ एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट दो तरह से नेम चेंज होता है, एक तो डेजिग्नेटेड पार्टनर अपनी मर्जी से बिजनेस रिलेटेड जो डिसीजन लेने होते हैं उससे उसकी वजह से नेम चेंज करता है, और दूसरा जो नेम चेंज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन की वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन की वजह से। और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन किन किन मुद्दों पे देता है, किन किन रीजंस की वजह से डायरेक्शन देता है, दो तरह से डायरेक्शन आपको मिल सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नाम जो है अनडिजायरेबल है, अनडिजायरेबल है कि भाई ये नाम जो आपने ले रखा है ये नाम सही नहीं है, इसको चेंज करो, या फिर जो नाम है वो ऑलरेडी लिया हुआ है, ऑलरेडी मैच कर रहा है किसी दूसरी एलएलपी से। The government can ask for name change and failure to comply with such a direction shall be punishable with fine which shall not be less than 10,000 rupees but which may extend to 5 lakh rupees। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आप फेल हो जाते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन को मानने में, तो आप पे मिनिमम फाइन जो लगेगा वो कितना लगेगा, 10,000 रुपये, और मैक्सिमम कितना लग सकता है, 5 लाख तक लग सकता है। और जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे एलएलपी के वो भी 10,000 रुपये उनके ऊपर मिनिमम फाइन लगेगा, और मैक्सिमम फाइन कितना लगेगा, 1 लाख रुपए तक के यहाँ पर लग के चलेगा। क्लियर है, समझ आ गई कि भाई अगर आप नेम चेंज नहीं करवाते, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते तो आपके पास कितनी पेनल्टी लगेगी, हमने बात की। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। An application for change the name of LLP should be first submit to the Ministry of Corporate Affairs। आप जो नेम चेंज की एप्लीकेशन है कहाँ पे आप सबमिट करोगे, एमसीए को सबमिट करोगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को सबमिट करोगे। एप्लीकेशन मस्ट हैव मैक्सिमम 6 नेम प्रेफरेंसेस। भाई आप जो नेम चेंज के टाइम पे 6 नाम आप दे सकते हो, 6 नाम की प्रेफरेंसेस दे सकते हो कि मैं अपनी एलएलपी का नाम चेंज करके ये नाम रख सकता हूँ, आप 6 नाम दे सकते हैं। वन मस्ट इंश्योर दैट प्रेफरेंस आर इन टेंडम विद द एलएलपी नेमिंग गाइडलाइंस। विद टेंडम का मीनिंग होता है इन 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 अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस विद। टेंडम का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंडम, टेंडम का मीनिंग होता है इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस विद द नेमिंग गाइडलाइंस ऑफ एलएलपी। एलएलपी की नेमिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे वो बात आती है, उसके बाद क्या है, अब क्या क्या आप नेम डॉक्यूमेंट के साथ जब आप नेम चेंज के लिए अप्लाई करोगे, तो नेम चेंज के लिए अप्लाई करते टाइम आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अटैच करोगे। पहला जो डॉक्यूमेंट होगा कंसेंट फ्रॉम द पार्टनर। भाई जो नाम चेंज हो रहा है उसको लेके जो कंसेंट देनी है पार्टनर ने, कंसेंट दी जाएगी कि भाई हाँ हम इस नेम चेंज की वजह से खुश हैं और नेम चेंज के लिए हमें किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं है। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, जो जितने भी पार्टनर है एलएलपी के, वो अपना क्या देंगे, एनओसी देंगे। कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग एलएलपी एग्रीमेंट, जो एलएलपी एग्रीमेंट की कॉपी है वो भी फाइल होगी। ट्रेडमार्क कॉपी, कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर कोई ट्रेडमार्क है तो उस ट्रेडमार्क की भी कॉपी दी जाएगी, उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की भी कॉपी दी जाएगी। आफ्टर द सजेस्टेड नेम हैड गेट अप्रूवल, जैसे आप ये 6 नाम के लिए आपने अप्लाई किया रिजर्वेशन के लिए, तो जैसे ये अप्रूव हो जाएंगे, वन हैज टू फाइल फॉर्म एलएलपी 5। जैसा ही नाम जो है इनमें से कोई नाम अप्रूव हो गया, मान लो इन 6 नाम में से आपको किसी एक नाम की अप्रूवल मिल गई, तो इसके लिए फिर आप क्या करोगे, एलएलपी 5 फॉर्म जो है वो फाइल करके आप चलोगे। गिविंग नोटिस ऑफ चेंजिंग नेम, द फॉर्म हैज टू बी सबमिट टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days।
जिस दिन आपका नाम अप्रूव हो गया, जिस दिन आपका नाम रिजर्व हो गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर अब आप आरओसी में कौन सा फॉर्म फाइल करोगे? फॉर्म एलएलपी फाइल करोगे। द आरओसी आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एप्लीकेशन विल अप्रूव डिनाई द नेम चेंज। भाई क्या है, जैसे ही आरओसी के पास एप्लीकेशन आएगी नेम चेंज की, या तो आरओसी उसको क्या कर देगा? अप्रूव कर देगा, या उसको क्या कर देगा? डिनाई कर देगा। If the name is approved, the ROC will issue a certificate and new name will be effective from the date of mentioning the certificate. भाई आपका नाम अगर अप्रूव हो गया तो आरओसी आपको एक नया सर्टिफिकेट दे देगा, और जो डेट आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होगी उस डेट से आपका नाम जो है अप्रूव हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा नया नाम। Once the partner get the new certificate of registration, a supplementary agreement need to be laid out at the mentioned the changes in the LLP agreement as a result of name change। और जैसे ही आपका नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नए सर्टिफिकेट के मिलते ही आपको आपका जो क्या है एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अंदर एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर भी आप चेंज करोगे, एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट बना के यहाँ पर चलोगे। तो प्रोसीजर पूरा क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि पहले आप देखोगे नेम चेंज के लिए कि भाई एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर प्रोविजन कहाँ लिखे हुए हैं, एलएलपी एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें लिखी हुई है नेम चेंज के लिए। इफ अगर एलएलपी एग्रीमेंट में कोई भी प्रोविजन नहीं है तो फिर सारे के सारे पार्टनर्स की आप क्या लोगे? कंसेंट लोगे एज पर सेक्शन 19, एज पर सेक्शन 19 ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। उसके बाद फिर आप चेक करोगे नेम अवेलेबिलिटी। भाई आप छह नाम की क्या दे सकते हो? प्रेफरेंस दे सकते हो। 6 नेम्स यू कैन गिव फॉर द नेम रिजर्वेशन, और जो भी चेक करोगे कि भाई ये है या नहीं है। जैसे ही आप फिर फॉर्म फाइल करोगे किसमें? रन एलएलपी के अंदर नेम रिजर्वेशन के लिए। जैसे ही आपका नाम अप्रूव हो जाएगा, वो आपके पास 3 महीने तक आप उस नाम को अडोप्ट कर सकते हो। 3 महीने तक आपके पास वो रिजर्व रहेगा, और क्या कर सकते हो? उसको 3 महीने के अंदर अंदर अडोप्ट कर सकते हो। और फिर आप फॉर्म फाइल करोगे, जैसे ही नेम रिजर्व हो गया, नेम अप्रूव हो गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म फाइल करोगे किसको? मिनिस्ट्री को, एमसीए को फॉर्म फाइल करोगे। आरओसी ऑन बीइंग सेटिस्फाइड शैल इशू ए फ्रेश सर्टिफिकेट इन फॉर्म 60। आरओसी फिर आपको एक नया सर्टिफिकेट इशू करेगा। द चेंज नेम शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ अबव सर्टिफिकेट। फॉर्म 3 उसके बाद क्या है? जो भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर जो डेट होगी उस डेट को ही इफेक्टिव डेट माने जाएगा कि आपका इस डेट से नाम चेंज हो चुका है। और जब आपका नाम चेंज हो जाएगा, जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, फिर उसके साथ के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्म 3 फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर, जिसमें आप जो भी आपने चेंज किया है अपने एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर भी नए नाम से, वो भी आप मेंशन करके यहाँ पर चलोगे। समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर है फॉर्म सेक्शन 19? सेक्शन 19 में कोई डाउट? सेक्शन 19 में कोई डाउट? मीरा और स्वेच्छा, एनी डाउट इन सेक्शन 19? बताओ। नो सर। क्लियर है एकदम अच्छे से? हाँ सर। ओके, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो अब बात करते हैं कोई एलएलपी। हमने ऊपर किस चीज की बात की? ऊपर हमने बात की कि भाई कोई एलएलपी जो है अपना जो नाम है वो चेंज करना चाहती है। तो नाम चेंज करने के लिए कौन सा सेक्शन बता रखा है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द सेक्शन फॉर द नेम चेंज? एलएलपी अगर अपना नाम चेंज करना चाहती है तो उसके लिए हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 19 ऑफ एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। बट अब क्या है? अब एक एलएलपी जो है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहती है। एक एलएलपी जो है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहती है, तो एक एलएलपी जब अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करेगी तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, बात करते हैं। वेयर द पार्टनर विश टू चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, द सेम कैन बी। यहाँ पे कंपनी की जगह आप कर लो एलएलपी, यहाँ पे एलएलपी आएगा। देयर इज नॉट अ कंपनी, देयर इज एलएलपी, जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एलएलपी। जहां पर कोई भी पार्टनर एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना चाहता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, द सेम कैन बी डन बाय द फॉलोइंग प्रोसीजर स्टेटेड इन द रूल 70 ऑफ एलएलपी एक्ट। रूल 17 के अंदर बता रखा है कि किस तरह से एलएलपी रूल के अंदर बता रखा है कि किस तरह से एक एलएलपी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है। और उसके लिए क्या है? फॉर्म 15 आपको फॉर्म 15 फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डे ऑफ द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस।
जब आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करोगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म 15 फाइल करना पड़ेगा। और प्रोसीजर क्या है रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने का? एक एलएलपी जब अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करेगी उसके लिए प्रोसीजर क्या है वो हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट हम बात कर लेते हैं। तो हम ये बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं फॉर्म 15 विद इन 30 डे ऑफ द चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस। फाइल फॉर्म 15 विद इन 30 डे ऑफ द चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस। प्रोसीजर किसमें बता रखा है? रूल 17 में बता रखा है। और फुल रूल 17 कहता है कि भाई आप जब अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करोगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म 15 फाइल करोगे। और फॉर्म 15 के साथ आप कौन कौन सी अटैचमेंट लगा के चलोगे वो भी बात कर लेते हैं। फॉर्म 15 के साथ आप कौन कौन सी अटैचमेंट लगा के चलोगे वो भी बात कर लेते हैं। और अटैचमेंट क्या है हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगी प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इज मैंडेटरी अटैचमेंट। भाई पहले आप बताओगे प्रूफ क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करने का प्रूफ क्या है वो भी बताओगे। अब आइदर कॉपी ऑफ द मिनट्स ऑफ द डिसीजन रेजोल्यूशन कंसेंट ऑफ पार्टनर और द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द रेलेवेंट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज टू बी प्रोवाइडेड एज अ मैंडेटरी अटैचमेंट। अब क्या है मैंडेटरी अटैचमेंट में क्या क्या जाएगा? जो भी या तो कंसेंट ऑफ पार्टनर या भी जो भी एलएलपी की मीटिंग हुई उसका रेजोल्यूशन और एलएलपी एग्रीमेंट में जो आपने चेंज किया है वो मैंडेटरी अटैचमेंट आप लगाओगे। इन केस ऑफ चेंज ऑफ प्लेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इट इज मैंडेटरी टू इनक्लोज कॉपी ऑफ पब्लिक नोटिस एंड कंसेंट ऑफ सिक्योर क्रेडिटर। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो तो फिर क्या करोगे? पब्लिक नोटिस जो आपने एडवर्टीजमेंट दी है और जो आपने क्रेडिटर से क्या किया है कॉन्सेंट ली है तो उस कॉन्सेंट का भी आप क्या करोगे? नोटिस देके यहाँ पर मैंडेटरी अटैचमेंट फॉर्म 15 के अंदर लगाओगे। एनी अदर इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड एज अ ऑप्शनल अटैचमेंट। कोई और इंफॉर्मेशन भी आप देके यहाँ पर चल सकते हो। तो आप क्या करोगे? नोटिस ऑफ चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फिर फॉर्म 15 के अंदर फाइल करके यहाँ पर चलोगे और फॉर्म 15 के अंदर ये मैंडेटरी अटैचमेंट लग के यहाँ पर चलेगी। समझ आ गया रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने का क्या है क्या नहीं है? क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट? अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज टेल मी। भाई मुझे सर ये डाउट है तो हम इसको आगे पढ़ सकते हैं। मीरा, स्वेच्छा, एनी डाउट इन इट? नहीं सर ठीक है। ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ सर। चलो आगे बढ़ते मुझे हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में डाउट है, मैं आपको लास्ट में बता पूछती सर। कोई नहीं मुझे बताना जहाँ पे भी आपका डाउट आ रहा है यू कैन टेल मी कि मेरा यहाँ पे डाउट है तो हम वो डाउट क्लियर करके हाँ आपका चलेंगे आपका। ठीक है, चलो अब आगे हमारा आता है आज का हमारा लास्ट टॉपिक चेकलिस्ट फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। चेकलिस्ट फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। भाई देखो रजिस्टर्ड ऑफिस हमने जब कंपनी की बात करी थी तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी चार तरीकों से चेंज होता है। या तो कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जब विद इन द सिटी चेंज करती है या फिर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक एक सिटी से दूसरी सिटी में चेंज करती है या फिर एक आरओसी से दूसरे आरओसी में या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ऐसा चेंज होता है। तो ऐसे ही एलएलपी के भी रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता है। पहला देखो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चेकलिस्ट बता रखी है और वो हम बात करते हैं। पहला केस है हमारे पास चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम स्टेट एंड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ सेम आरओसी। आप सेम स्टेट के अंदर सेम जुरिडिक्शन ऑफ रजिस्ट्रार के अंदर आप चेंज कर रहे हो। मतलब ये लगा लो कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हो जिसमें ना कोई स्टेट चेंज हो रहा ना कोई रजिस्ट्रार की जुरिडिक्शन चेंज हो रही। तो फिर उस केस में क्या प्रोसीजर होगा? दूसरा हमारे पास केस है चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम स्टेट फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ वन रजिस्ट्रार टू अनदर। कि भाई स्टेट सेम है लेकिन जो रजिस्ट्रार है वो अलग अलग है। और लास्ट हमारे पास आता है चेंज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। और यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज हो रहा है एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट में।
तो पहला चेकलिस्ट है हमारा रेजोल्यूशन फॉर चेंज ऑफ एड्रेस। भाई कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस, एलएलपी को रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, तो पहली चेकलिस्ट आती है कि क्या तीनों सिचुएशनों में रेजोल्यूशन पास होगा या नहीं होगा। ये बात कर लेते हैं। तीनों सिचुएशनों में रेजोल्यूशन पास होके यहाँ पर चलेगा। कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर शैल बी रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तीनों केसेस में ये वाला पहला केस तो होके यहाँ पर चलेगा। तीनों केसेस में आपको रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? क्लियर है मेरा? दूसरी चीज, हाँ, सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर की कंसेंट की जरूरत कब पड़ती है? क्योंकि देखो यहाँ सिक्योर्ड क्रेडिटर की कंसेंट की जरूरत तब पड़ती है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो। तो थर्ड वाले केस में आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर की कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। पहले वाले दो में आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर की कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्म टू बी फाइल, तीनों केसेस में आपको फॉर्म 15 फाइल करना पड़ेगा एज पर रूल 17। आपको फॉर्म 15 फाइल करना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस की जरूरत कब पड़ती है? पब्लिक नोटिस की जरूरत पड़ती है जब कोई भी कंपनी, कोई भी एलएलपी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करती है, तो उसको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज होता है लोकल लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में जो वहाँ की सबसे फेमस है, उस न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अब फॉर्म जो है, जो रेजोल्यूशन आप पास करोगे, ये कितने दिनों के अंदर आपको फाइल करना है? ये 30 दिनों के अंदर अंदर आपको फाइल करना है। और कौन से फॉर्म में फाइल करोगे? फॉर्म 15 के अंदर फाइल करोगे। तो ये कंसेंट होती है, ये चेकलिस्ट होती है रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करने की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। यहाँ तक कोई डाउट आज किसी तरह से जो हमने अभी तक पढ़ा, कोई डाउट यहाँ तक किसी तरह से, कोई किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो बता सकते हो आप। अगर कोई डाउट आया है तो आप क्लियर कर सकते हो, तो फिर नहीं तो हम अपना नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एलएलपी एग्रीमेंट की। एलएलपी एग्रीमेंट का डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर देंगे सारा। नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी कल। आपने वो शेड्यूल सही भेजा था, हमने आज बाय मिस्टेक सेटिंग अप की क्लास रखी है। कल भी हम अपनी सेटिंग अप की क्लास ही रखेंगे, ठीक है ना? ओके, कल भी हाँ सर। सेटिंग अप की क्लास ही रखेंगे और सेटिंग अप की क्लास में हम कल ये एलएलपी वाला चैप्टर अपना खत्म कर देंगे, ठीक है ना? ठीक है, हाँ सर। ठीक सर, और मुझे जो डाउट है, हाँ हाँ सर इसमें सेटिंग अप में सेकेंड लेसन में जो एमओए के बारे में है, हाँ जी, और कंपनी लॉ में भी सेम ही है ना सर? सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ये कंपनी लॉ